नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम आपके सामने हाजिर हैं और हम बात करेंगे आज मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार का भाग एक जो पहले वाला था डिस्कशन में, वहाँ तक कर चुकी हूँ, आर्टिकल 20 तक। उसके बाद आज हम नया देखेंगे और आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आर्टिकल 21 क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए भी, प्लस हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें भी आर्टिकल 21 एक अपना अलग ही विशेष महत्व रखता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें और वीडियो को भी हटाइए मत, देखिए आराम से, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको उतनी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। कुछ चीज़ें मैं बीच में बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ अपने वीडियो को देखते रहें, हटाएं मत उसे। अब देखेंगे कि आर्टिकल 21 से क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 कहता है, इसमें घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा। मतलब इसका ये है कि किसी व्यक्ति के आप ना तो प्राण ले सकते हैं और उसके जो शरीर की, मतलब जो जीवित व्यक्ति की जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं उन सभी को जो सरकार है या जो राज्य है हमारा, उसको उन पर वो कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कहीं भी जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, प्राण का मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार या केंद्र कभी भी ऐसे कोई भी मृत्युदंड नहीं दे सकता। उसको बचाने के लिए या उसके बचने के लिए जो अभियुक्त है या जो मतलब पीड़ित व्यक्ति है वो सारे हथकंडे अपना सकता है जितने भी हमारे संविधान में दिए गए हैं। क्योंकि हमारे संविधान में या इस तरीके की चीज़ है कि एक भी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे भले कुछ दोषी व्यक्ति छूट जाए। तो हमारा संविधान बहुत लचीला और इस तरीके का है कि व्यक्ति की गरिमा को और व्यक्ति की चीज़ों के लिए जो संविधान में लिखित द्वारा प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। दैहिक स्वतंत्रता में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इन सब को जो छेड़ा जा सकता है वो किसके द्वारा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि इनको छेड़ा जाए या इन नियमों में कोई बदलाव किया जाए। तो ये तो हमारा था विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। अब बात आती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है फिर से गोपालन मामले में अगर हम बात करें, और ये जो केस था ये इनका गोपालन के और वर्सेस मद्रास के, स्टेट ऑफ मद्रास के बीच में 1950 में ये केस था। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की, कहा कि सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध। मतलब ये हुआ कि जो एस्टेब्लिश लॉ करे गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनके प्रति जो मनमानी क्रिया है उन चीज़ों को हम, जो न्यायपालिका होगी उनको देखेगी, न कि विधानमंडल को। समझना आप बात को, दो चीज़ें हैं। एक है विधि की, आगे जैसे जैसे आर्टिकल 21 बढ़ता गया, कहने में और सुनने में ये बहुत ही आसान आर्टिकल लगता है, लेकिन जब आप इसे थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आर्टिकल 21 में बहुत सारे प्रावधान हैं और आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी वो घुमा सकता है एग्जामिनर। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है और पूरा समझना है आर्टिकल 21 को कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो आर्टिकल 21 में दो बातें आती हैं, विधि की स्थापित प्रक्रिया जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद एक चीज़ और है, विधि की उचित प्रक्रिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो जिसमें सपोज करिए आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में क्या है, विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर वहाँ पर जो संसद है, वहाँ की ब्रिटेन की जो संसद है, उसने जो लॉ पास कर दिया उसको कोई खारिज नहीं करेगा, मतलब वो सबसे ऊपर हो गया, सर्वोच्च प्रक्रिया हो गई वो उसकी। और जो अमेरिका में है विधि की उचित प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि अगर कोई लॉ बनाया गया है विधानमंडल के द्वारा किसी भी तरीके से, तो विधानमंडल के बनाए हुए लॉ को भी हमारी न्यायपालिका ये देख सकती है, क्या ये व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ है, क्या ये व्यक्तिगत अधिकार जो हैं उनको छीनती है या उनका हनन करती है या उन्हें कमज़ोर करती है। ऐसा कुछ भी होगा तो उसको भी न्यायपालिका
देख सकती है। तो ये कहा गया था, जो पहला केस था प्रसिद्ध गोपालनम केस में, उसमें कहा गया था कि जो विधानमंडल है उनके लिए हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। लेकिन इसमें जो आगे की बात आई, अर्थात इसके तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर ही रोक सकता है, और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की जो निजी स्वतंत्रता है उसी से मतलब है। लेकिन 1978 के जो मेनका गांधी का मामला था, उसके मामले में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल जो 21 था उसमें अपने फैसले को पूरा उलट दिया था। ये जो मामले हैं या जो ये केस हैं, इन सबको हम बहुत डिटेल में फिर आगे कभी किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर हम पूरा भी करेंगे तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। इन केसेस को अगर आप भी पढ़ना चाहें, कुछ काम आप भी करिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने जो गूगल करिए, इन चीज़ों को अच्छे से नॉलेज लीजिए इनके बारे में, आपको खुद भी बहुत मज़ा आएगा। और जब आप इनके पूरे अगर ये नॉलेज आप ले लेंगे इसकी, तो आपको एग्जाम में ना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिलेटेड होकर याद रहेंगी, बजाय इसके कि कोई व्यक्ति आपको हर चीज़ बताएगा। मैं आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस तरीके से इन चीज़ों को बदला। तो 1978 में मेनका गांधी का जो मामला था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, आर्टिकल 21 में अपने फैसले को उलट दिया। मतलब पहले कहा गया था कि विधानमंडल की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम बस बाकी जो पहले की चीज़ें हैं हम उसको देख लेंगे। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया कि विधि की उचित प्रक्रिया भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लॉ या कोई नियम जो विधानमंडल द्वारा बनाया गया है, संसद द्वारा बनाया गया है या किसी के द्वारा ही बनाया गया है, वो व्यक्तियों के अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है। तो अब न्यायालय इसकी भी जांच कर सकता है। तो ये जो था कि सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, और कहा साथ ही अब क्या है कि विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। ये जो मेनका गांधी का मामला था वो था इनके पासपोर्ट से संबंधित। उस समय पर इमरजेंसी का टाइम था, जब संजय गांधी वगैरह को लेकर बहुत सारे इशूज़ क्रिएट हुए थे। तो उस समय पर इनका जो पासपोर्ट बना था उसको लेकर ये पूरा मामला बना था, और 1 जून के लगभग इनके पासपोर्ट को शायद जब्त कर लिया गया था। ऐसी कुछ पूरा डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ आप इतना ही जान लीजिए। तो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के जो भाग थे उसमें बहुत सारे अधिकारों की घोषणा कर दी, और बताया गया कि क्या क्या हमारे अधिकार हैं एक व्यक्ति के तौर पर। उसमें बहुत सारे अधिकार हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा के देखेंगे, लगभग 33 से 34 ऐसे अधिकार हैं जो उसमें डिफाइन करे गए हैं आर्टिकल 21 में। जैसे कि प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खाना मिल रहा है, आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल आप एक जानवर की तरह रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतिष्ठित जीवन, सम्मानपूर्वक आप जीवन को जिए, आपके आसपास का माहौल अच्छा हो, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, इसका भी आपको अधिकार है। जीवन रक्षा, इसका भी अधिकार है। निजता का अधिकार, इसका भी आपको अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार, और 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जिसमें ये कहा गया निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार है। जो व्यक्ति गरीब है या अपने लिए कोई मतलब वकील नहीं ले सकता है या इस तरीके का काम नहीं कर सकता है, कोई कानूनी बंदे को नहीं हायर कर सकता, तो उसके लिए है कि निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार है। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध का भी अधिकार है। त्वरित सुनवाई का भी अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार है, और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध भी अधिकार है। देर से फांसी है, उसके विरुद्ध भी अधिकार है कि भाई हमें क्यों इतने देर तक रखा गया, जब हमें फांसी देनी है तो क्यों, उसके लिए भी अधिकार है। विदेश यात्रा करने का अधिकार है। इसमें इतने सारे अधिकार हैं। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। आप लक्ष्मीकांत में उठा के देखिएगा, आपको बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं। नाना करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इसमें 33 से 34 पूरे अधिकारों को डिफाइन किया है, जो कि हर व्यक्ति की गरिमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी में सबसे पहले एक और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम जानते हैं, ये पहले हमारा था राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 21 का। ये किसी एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जहाँ तक लगता है कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया। हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग, अगर पॉलिटी का थोड़ा भी अगर मौलिक अधिकारों का चैप्टर उठाया जाता है तो अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन उठने का मतलब है आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। देखिए कैसे, इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 21A में या फिर 21 का में।
जब हमारे मूल अधिकार बने थे, जब संविधान सभा बनी, तो उन्होंने इस बात पर उस समय की परिस्थितियां जो थी वो उनके लिए शायद और चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होंगी या दूसरे उनके पैरामीटर्स होंगे। उन्होंने उस टाइम पर जो शिक्षा का था उस वाले अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा था। और राज्य जो कल्याणकारी मतलब उसकी स्थापना करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा ये कह दिया गया कि इसको जो आर्टिकल 45 था उसमें भी यही प्रावधान था भाग 4 में। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, आगे भी हम बताएंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनका अगर हनन होता है आपका किसी भी तरीके से, चाहे वो राज्य करे चाहे वो व्यक्ति करे, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से किसी का भी डायरेक्टली दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इसी के लिए कहा गया था। अब इसको बाद में इसकी ज़रूरत महसूस की गई और कहा गया कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई। मतलब जो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 21 का को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस अधिनियम में, आपको पता होना चाहिए, 2002 के अधिनियम में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एग्ज़ाम के हिसाब से आपको एक एक पॉइंट्स इतने अच्छे से लिखने हैं ताकि आप लास्ट टाइम पे आराम से इनको यूज़ कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। भाग 4 में ये बात थी, मैंने आपको बताई, ये थी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फिर इसको अब अगर एक और चीज़ देखते हैं हम, अगला अगर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ये भी एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी खूब कंफ्यूजिंग आर्टिकल है। इसके बारे में अभी जितना मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद में सारे आर्टिकल्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सबके बारे में एक एक पूरा चैप्टर्स अलग से बना दूंगी। इसमें दो तरह की गिरफ्तारी होती है। एक गिरफ्तारी तो होती है कि किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है या कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है और गुनाह जो है उसका सिद्ध भी हो गया कि ये व्यक्ति गुनहगार है और न्यायालय के द्वारा उसे सजा दे दी जाती है। ठीक है, सजा सुनाई गई। और दूसरा ये होता है किसी को शक के आधार पर हिरासत में ले लेना। जब ये बात आती है ना, शक के आधार पर हिरासत में लेने वाली बात, तो आपके दिमाग में ज़रूर बात आएगी कि जो हमारा संविधान बना उस टाइम पर इस चीज़ को क्यों लाई। ये बात तो हमारे जो उस समय पर, अगर आप आधुनिक भारत की तरफ थोड़ा मुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आंदोलन हुए या जितनी भी चीज़ें होती थी उसमें क्या करते थे ब्रिटिश सरकार, यही तो करती थी कि सारे के सारे लोगों को शक के आधार पर ही उठा ले जाती थी और जेलों में जाके बंद कर देती थी। उनको लगता था ताकि ये कोई क्रांतिकारी घटनाएं आगे ना बढ़ें। जैसे कि जब स्वदेशी आंदोलन चला उस समय पे भी ये क्या हुआ कि लोगों को उठा लिया गया और ले गए। दूसरा फेज क्रांतिकारी दौर वाला तब आया जिसे हम क्रांतिकारी आतंकवाद के नाम से भी जानते हैं, तब ये भगत सिंह वाला दौर आया। उस समय पर भी लोगों के साथ यही किया गया। फिर हम देखते हैं काला कानून जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी यही तो था कि बिना शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते थे। अच्छा, भारत में ये प्रक्रिया है, अगर आप देखेंगे 2-3 तरीके की चीज़ें थोड़ा थोड़ा पहले समझ लेते हैं। अगर आर्टिकल हम 20 की बात करें, थोड़ा सा जान लेते हैं, तो ये दंडात्मक निरोध के बारे में बात करता है और ये कहता है प्यूनिटिव डिटेंशन। इसमें क्या है कि जो किसी व्यक्ति ने सजा मिली, उसको सजा उसने कबूल कर ली, उसको दंड मिल गया, ये बात यहाँ तक खत्म हो गई। कई ऐसे होते हैं कि हम जिन्हें शक के आधार पर ही जेलों में रखते हैं, मतलब किसी व्यक्ति ने गुनाह किया या नहीं किया वो बाद की बात है, लेकिन मतलब किसी को लगा, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है या किसी को भी ये लगा कि ये व्यक्ति ऐसा कोई काम कर सकता है जो सार्वजनिक तौर पर गलत है या किसी समाज के व्यक्ति के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो उसे शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता है। एक होता है कि इस बात पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। अब जिन व्यक्तियों को शक के आधार पर अगर आपने गिरफ्तार किया है तो उन व्यक्तियों को, सपोज करिए जैसे भी अभी के टाइम पर अगर बात करें आज के समय में, तो हमारी न्यायपालिका में या तो मतलब न्यायाधीशों की कमी है या जो भी रीजंस हैं, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसको न्याय मिलने में देर हो रही है तो कई बार ऐसा होता है 7-8 साल या 4-4 5-5 साल तो इंसान सिर्फ इसी बात पर रहता है कि उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनमें शक के आधार पर गिरफ्तार करने को लेकर नेगेटिविटी आती है। लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर यह बात की गई कि
हम जो अंग्रेजी कानून है उसके बिल्कुल विरोध में थे। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने कहा कि हम भारत में इस चीज़ को नहीं लगाएंगे। लेकिन आप जरा उस समय के दौर को सोच के देखिए, जिस समय पर भारत आज़ाद हुआ सारे एक थे, लेकिन जैसे ही आज़ादी मिली उस समय पर सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और ये जो घटनाएं थी इतना ज़्यादा चरम पकड़ रही थी कि इनके लिए मजबूरन होकर, और अगर इस तरीके के प्रावधान नहीं किए जाते तो शायद ऐसा होता कि और भी बुरी सिचुएशन हो सकती थी। तो उन जो समस्याएं थी, उन जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी, उनको रोकने के लिए इसको लाया गया कि भाई शक के आधार पर भी जैसा ब्रिटिश सरकार करती थी हम उसी को आगे लेके कंटिन्यू करेंगे। तो दंड विषयक में व्यक्ति को मैंने बताया जैसा कि दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो और अदालत में दोषी ठहराया गया हो। निवारक हिरासत में बिना सुनवाई की अदालत में दोषी ठहराया गया हो और इसमें शक के आधार पर ऐसा किया जाता है कि अगले ये व्यक्ति कोई आगे काम ऐसा ना करे। अब पहला भाग जो है वो तो साधारण कानूनी मामले से संबंधित है। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया, उसको न्यायालय में सजा मिली, सुनाई दी गई और उसको अपराध के लिए दंड दे दिया गया। लेकिन जो दूसरा है निवारक हिरासत से, जो दूसरा निवारक हिरासत है उसमें शक के आधार पर चीजें की जाती हैं। पहले भाग में भी देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना का अधिकार, किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है उसके बारे में भी सूचना लेने का अधिकार है उस व्यक्ति को। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, वो अपने लिए किसी विधिवेत्ता को या जो कोई भी है उसको वो हायर कर सकता है और उससे परामर्श ले सकता है अपनी प्रतिरक्षा के मामले में कि मैं अपने आप को किस तरीके से बचाऊं। तीसरा, यात्रा के समय को छोड़कर, मतलब उसका जो यात्रा का समय है उसको निकालकर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और क्या है, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध किए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार है। अगर ऐसा है तो ये सारे जो प्रावधान हैं ये किस में दिए गए? ये आर्टिकल 22 में दिए गए और बताया गया कि सारी चीजें ये क्या क्या हैं। दूसरे भाग में उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गई है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं? अब वो नागरिक हो या फिर विदेशी हो, इन दोनों को प्राप्त हैं। तो अगर आप आर्टिकल 22 में ही देखेंगे तो एक पार्ट अलग कुछ कह रहा है और दूसरा पार्ट और कुछ कह रहा है। तो अगर दो भाग हैं इसमें, जो दूसरा भाग है वो नागरिक और देशी दोनों को प्राप्त है। इसमें भी देखिए क्या प्रावधान है कि व्यक्ति की हिरासत में रखने के लिए क्या है, 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा सकता है। आप देखिएगा घटना चक्र उठा के ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। कब तक? जब तक सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। जो सलाहकार बोर्ड बैठा है वहाँ पर वो बताएगा कि आखिर रीज़न क्या है। और उस सलाहकार बोर्ड में कौन होंगे? न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। कहाँ के? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उसमें शामिल होंगे। व्यक्ति को निरोध का आधार बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको ये बताया जाना चाहिए कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, वो पूछ सकता है। लेकिन अगर सार्वजनिक हितों से वो चीज़ को देखा जाए कि वो गलत है तो उनके पास ये अधिकार है, जो हिरासत में ले रहे हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि वो नहीं बताएंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये है। और अगर ऐसा नहीं है, सार्वजनिक हित से कोई मतलब नहीं है, तो व्यक्ति को जानने का पूरा अधिकार है। अब है निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निजी के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। वो अपने विरुद्ध प्रतिवेदन करे, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको इस बात के लिए फोर्स किया जाए कि वो अपने ही विरुद्ध प्रतिवेदन करे, अपने ही विरुद्ध कुछ बात करे। ये चीज़ उसके लिए, इस चीज़ के लिए उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। अब देखिए हिरासत के मामले में संसद और विधानमंडल दोनों को शक्तियां प्रदान हैं। किस किस को? संसद को और विधानमंडल को, दोनों को शक्तियों का विभाजन किया गया। विभाजन देखिए कैसे, संसद के पास है निवारक निरोध, देखिए रक्षा, विदेश मामले एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त हैं। किसी? संसद के। ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे तरीके के क्वेश्चन ये अक्सर कर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। और अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं तो आपको बहुत डिटेल में और बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर समझना होगा, तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। संसद एवं विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य एवं, मतलब ये होगा कि संसद और राज्य
की सुरक्षा बनाए रखने के मामले में भी विधानमंडल और संसद कानून बना सकती हैं, इसका भी अधिकार दिया गया है। अब कुछ जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में समझते हैं। कुछ निवारक निरोध कानून जो संसद द्वारा बनाए गए हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950, इसको 1969 में समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा, इसके बारे में, मीसा के बारे में पूरा डिटेल में अगले किसी वीडियोज में हम देखेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे। ये 1971 में आया था और 1978 में से समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम नासा के नाम से जानते हैं, 1980 में आया था। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002 में आया और 2004 में से निरस्त कर दिया गया। तो ये जो अधिकार हैं, जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके तहत संसद कोई अधिकार है कि नियम बना सकती है और नियम हटा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि संसद हो या विधानमंडल हो, इनका चेकिंग कौन कर सकता है? न्यायपालिका इसको चेक कर सकती है कि ये सही है या फिर गलत है, कहीं व्यक्ति के लिए या व्यक्ति के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे काम कौन देखेगा? ये देख सकती है हमारी न्यायपालिका। अब हम थर्ड देखेंगे, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 23, ये अनुच्छेद 23 में आता है और इसमें यह कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रमों पर प्रतिबंध लगाता है। ये बेगार और दुर्व्यापार मतलब बच्चों की या स्त्रियों की या पुरुषों की जो भी मानव जाति है उसकी खरीद और बेच पर रोक लगाता है। ये और बेगार का मतलब है ऐसे कोई भी काम कराना जो या तो उन्हें मतलब बंधुआ मजदूरी कराना या उनको उतने पैसे पेमेंट ना करना जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की सारी चीज़ों पर ये क्या लगाता है? रोक लगाता है। आर्टिकल 23 इस तरीके के सारे कामों पर रोक लगाता है। संसद ने 1956 का अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम बनाया है। बेगार का अर्थ होता है, मैंने बताया जैसे कि आपको, बिना वेतन के कार्य कराना। आप किसी व्यक्ति से लगातार काम करवाए जा रहे हैं और उसको आप वेतन नहीं दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात है बंधुआ मजदूरी। आपने किसी को खरीद लिया, अब वो चाह कर भी बिना अपनी मर्जी के मतलब उसके घर पे काम कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वो काम कर रहा है। यही सब चीज़ें हैं जो वेश्यावृत्ति में भी यही चीज़ होती है कि जो उस मामले को मतलब ले जा रहे हैं, कहीं से लड़कियों को खरीदा जा रहा है, उनको दूसरी जगह पर बेचा जा रहा है, वहाँ पर उनकी बिल्कुल भी कोई मर्जी नहीं होती है। तो ये जो सारे अधिकार हैं ये सब किसको संरक्षण देते हैं? आर्टिकल 23 इनको संरक्षण देता है। इच्छा के विरुद्ध काम कराना, कोई भी काम है अगर उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है और उस व्यक्ति से वो काम कराया जा रहा है तो वो काम गलत है। न्यूनतम मजदूरी पर काम कराना, बंधुआ मजदूरी कराना अधिनियम, अब ये बना बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम बना 1976 में। ये वो फैक्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार यूपी पूछ लेता है। यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। कभी आप देखेंगे अगर उठा के घटना चक्र को, मैं बार बार घटना चक्र का इसलिए जिक्र करती हूँ क्योंकि घटना चक्र से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप एक बार दो बार जब घटना चक्र लगा लेंगे और उसके डिटेल में जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उनका डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेरा मानना है ऐसा कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लें तो पेपर आप कम से कम 50 to 60% पेपर आप कर सकते हैं। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, मैं उनके लिए भी बात बोल रही हूँ, लेकिन अगर जो थोड़े से भी तजुर्बे वाले लोग हैं या उन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, गारंटी है कि आप बढ़िया से घटना चक्र लगाइए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और चैप्टर पे अपनी पकड़ बनाइए, समझ बनाइए, तभी आप कर पाएंगे। अगर आपने सिंपल पढ़ लिया आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक सुरक्षा देता है, आर्टिकल 23 ये करता है, नहीं, थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी पढ़िए, उन चीज़ों को समझिए, अपने तरीके से समझिए। कोई समझा रहा है अलग बात है, आपको अच्छा लग गया किसी का समझाना, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगता है तो आप अपने तरीके से समझिए। यूट्यूब के थ्रू हो या कोई भी क्लास हो, कहीं से भी आपको कोई पढ़ाता है, सिर्फ आपको ओवरव्यू या चीज़ों को समझाने की एक समझ देता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। कोई भी बड़े से बड़ा टीचर हो, वो पढ़ा के अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा है, वो सारी समरी को जितना उसने सीखा है वो उसको बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे अच्छा नहीं पढ़ सकते या आप उससे अच्छी समझ पैदा नहीं कर सकते। हो सकता उस बंदे ने वो पॉइंट्स छोड़े हों जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो या आपको अपने हिसाब से लग रहे हो। तो अपनी जो मेहनत होती है वो सबसे ही ज़्यादा ऊपर होती है। चाहे वो कितने भी आप टीचर से पढ़ लीजिए, जो आपकी मेहनत होगी
वही सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा रंग वही लाती है। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन उन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 24 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी यही कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या फैक्ट्री अथवा संकट में परिस्थिति में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई छोटा बच्चा है, उसको आप किसी गलत फैक्ट्री में नहीं, आप सीमेंट के कारखाने में कह दीजिए या फिर कोयला खदानों में कह दीजिए, जैसा कि पहले होता था। महिलाएं और बच्चे कितना काम करते थे, फिर भी उनको वेजेस बराबर नहीं मिलता था। 12-12, 15-15 घंटे काम कराया जाता था ब्रिटिश सरकार में। ये सब नियम क्यों बने? क्योंकि जब हम देश हमारा आज़ाद हुआ तो हमने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सोची, अपने देश में अपने लोगों के लिए विचार किया गया, तो बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए, जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए। ये इतना क्यों सोचा गया उस समय पर कि भाई जो बच्चे हैं उनको हमें सुरक्षित रखना है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका बचपना नहीं खोना है, या जो महिलाएं हैं उनके शारीरिक श्रम को देखते हुए हम उन्हें ऐसा नहीं कि स्टील की बहुत बड़ी फैक्ट्री में दिन रात हम उन्हें काम के लिए लगा देंगे, नहीं। बजाय उसके हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें एक ऐसा प्रोफेशन देंगे जहां पर वो अपने माइंड से या अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप एक बात सोचो, कहीं पर कोई माइनिंग का काम है तो वहाँ पर पुरुषों की ज़्यादा वैल्यू वो किया जाएगा कि उनको वहाँ पर भेजा जाए, और टीचिंग वाला डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहाँ पर आप महिलाओं के लिए प्रेफर करेंगे। तो ये भी जो आर्टिकल है मैंने बताया था आपको 14, 15, 16 में जो इक्वलिटी डिफाइन करते हैं, उसमें भी ये सारे प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। तो ये जो है कि कहा गया इसमें कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा कि उनको किसी भी तरीके से कोई अगर समस्या है, 14 साल के बच्चों के साथ ऐसे काम नहीं कराए जाने चाहिए। इसी के लिए बनाया गया अधिनियम बना बाल श्रम अधिनियम 1986। ये आपको याद रखने हैं, ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं पर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कारखाना अधिनियम 1948, ये बहुत बार पूछा गया है, कारखाना अधिनियम 1948। खान अधिनियम 1952, श्रम संशोधन अधिनियम 2016 को बाल श्रम संशोधन अधिनियम ने 1986 को संशोधित कर दिया और इसका नाम बदलकर क्या रखा, बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। ये जो आर्टिकल 24 है, डायरेक्ट इसमें जब आप छोटा कोई सपोज करिए आप एसएससी वगैरह का कोई एग्जाम है जहाँ पर जीएस का इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि बाल श्रम निरोध किस में है, किस में मना किया गया है कि ऐसे बच्चों से काम, 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे। लेकिन जब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और ये पूरे कोर एरियाज हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। अब अगर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, इसमें देखते हैं किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किस भगवान को मानता है, उनके किस रूप को मानता है और किस ढंग से मानता है, ये सारा का सारा उस व्यक्ति पर निर्भर करता है और उसे इससे पूरी की पूरी सुरक्षा दी गई है। ये उस व्यक्ति की मर्जी है कि उसे क्या करना है और किसे मानना है। धार्मिक विश्वास आस्था को सार्वजनिक और बिना भय की घोषणा का भी अधिकार है। मतलब वो व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं किस धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं जैन धर्म को फॉलो करता हूँ, तो वो अपना उस चीज़ की घोषणा कर सकता है बिना किसी डर भय के, क्योंकि हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब हमारे जो देश में, हमारे देश का कोई भी ऐसा अपना धर्म नहीं है कि हम सिर्फ इसी धर्म को फॉलो करेंगे, तो उसमें सभी धर्मों को समान नज़र से देखा गया है। आस्था को सार्वजनिक करने और बिना भय की घोषणा करने का भी अधिकार है व्यक्ति को। धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करना, विचार प्रदर्शन करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। आप अपनी पूजा किस तरीके से करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप मस्जिद आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मंदिर में रहते हैं, पूजा करते हैं, किस तरीके से विधि विधान से पूजा करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी स्वतंत्रता है कि वो पूजा कैसे करना चाहता है और अपने मनमाने वाले धर्म का प्रचार कर सकता है। जो धर्म उसे पसंद है उसके लिए वो प्रचार कर सकता है। लेकिन इन सारी बातों के अलावा एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबरदस्ती धर्मांतरण इसमें शामिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आप जबरदस्ती मुस्लिम कोई आपको हिंदू बनाने की कोशिश करें तो वो गलत है, वो अधिकारों का हनन होगा। और अगर ऐसा है कि कोई मुस्लिम आपको हिंदू कोई जबरदस्ती आपको जो मुस्लिम है उसको हिंदू बनाने की कोशिश करेगा, या सिख है या ईसाई है, जो भी है, जो भी धर्म है हमारे देश में, उनमें एक प्रावधान है कि आप जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। कृपाण धारण करना और
लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। ये सारा हमारा किसमें डिफाइन किया गया है? ये आर्टिकल 25 में डिफाइन किया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, केवल ऐसा नहीं कि आप सिर्फ धार्मिक चीज़ों को माने, अब उनकी संस्थाएं या उनकी जो चीज़ें हैं आप आराम से उनको भी प्रचार करें, इसकी भी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक और पूजा प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, इसका भी पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। अपने धर्म संबंधित कार्यों का प्रबंधन करने का भी अधिकार दिया गया है। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का भी अधिकार इसमें दिया गया है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार शासन करने का अधिकार होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 26 जो है वो सामूहिक रूप से धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 25 क्या करता है? व्यक्तिगत रूप से। थोड़ा सा समझने की इसमें कोशिश करिएगा। 26 कह रहा है कि आप धर्म को मानते हैं मानिए, लेकिन आप अपनी संस्थाएं हैं या जो भी चीज़ें हैं आप उनको आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि 25 कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात और 26 कह रहा है धार्मिक एक समूह, जो आप चाहें इस तरीके से अपने धर्म को कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है साथ के साथ कि इन संस्थाओं में व्यक्तियों का विश्वास एवं नाम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कोई संस्था आपने बना ली और उसमें किसी व्यक्ति का विश्वास ही नहीं है या फिर वहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए वो चीज़ का मान्यता नहीं दी गई है। जैसे कि रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, इनको बताया गया कि हिंदू धर्म के संप्रदाय हैं। अब इसके बाद अगर देखें, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में भी स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 27 में यह स्वतंत्रता आपको दी गई है। राज्य कर के रूप में एकत्र धन जो राज्य के पास टैक्स कलेक्ट होता है वो किसी एक धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकता या किसी धार्मिक उत्थान के लिए वो खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा? उससे लगेगा कि वो किसी एक पक्ष के धर्म के प्रति अपनी आस्था को साबित कर रहा है। आज के टाइम में जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक आपको बात बताऊं, अयोध्या में राम मंदिर बनने का प्रोसीजर चल रहा है या वहाँ पर निर्माण होना है, तो ऐसा नहीं है कि जो राज्य के पास टैक्स है या जो राज्य जनता से कर उगाही करती है उस कर को जाके राम मंदिर में लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे ये लगेगा कि जो सरकार है या जो राज्य है वो किसी एक धर्म के प्रति अपनी आस्था को दिखा रहा है। या फिर अगर कोई और किसी, सपोज करिए एक मस्जिद को बनाने के लिए अगर कोई सरकार पूरा पेमेंट कर देती है, जो कर जो व्यक्तिगत कर हम पे करते हैं उस कर को अगर वहाँ पर यूज़ करेगी तो वो भी गलत होगा, क्योंकि हर बार हमारे संविधान में यही बताया गया है और यही कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के लिए समान है। तो तभी तो राम मंदिर जब बनने की बात आ रही है तो उसमें ये कहा गया है कि ये चंदा से बनेगा, लोगों द्वारा जो कर कलेक्ट किया जाएगा, जो मतलब पैसा आएगा उसके द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आर्टिकल 28 कहता है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब राज्य जो है, राज्य की निधि मतलब राज्य से जो पैसे जिसको आवंटित हो रहे हैं, ऐसी कोई संस्था होगी तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कोई स्कूल है या कोई दूसरी संस्था है जहाँ पर राज्य से पैसा आ रहा है, जो राज्य की पूर्ण गवर्नमेंट के उसमें है, स्टेट गवर्नमेंट में है, उस चीज़ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जहाँ पर कि कोई किसी धर्म के लिए स्पेशली वहाँ पर कोई एजुकेशन दी जाए। राज्य जिन संस्थाओं का रखरखाव करता है या उनका प्रशासन राज्य देखता है या राज्य द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त है या वित्तीय सहायता प्राप्त है, किसी धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य ये सारी चीज़ें करता है, उसके बावजूद भी आप किसी को जबरदस्ती धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक उपासनाएं जो होंगी उनमें सम्मिलित होने के लिए जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। आर्टिकल 29 से लेकर ये आर्टिकल 30 तक कहा गया है, भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी लिपि, अपनी संस्कृति या भाषा को बनाए रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 29 में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी राज्य के अंतर्गत आने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को केवल इस बात पर नहीं रोका जा सकता है कि उसकी जाति, भाषा, मूल वंश या धर्म के आधार पर वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, या उसको मना कर सकते हैं कि नहीं हम आपको यहाँ पे एडमिशन या जो भी चीज़ें हैं वो उसमें नहीं लेंगे। तो राज्य के जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें इन आधारों पर जो बेसिक स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं हमारे संविधान में, उन आधार पर आप इसमें जो होता है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। होता क्या है, जैसे किसी स्टेट में है
एक भाषा बोलने वाले कम लोग हैं, तो फिर उस भाषा को, उन लोगों को पूरा अधिकार है इस चीज़ का, और राज्य उनके लिए विशेष उपबंध भी कर सकता है। अनुच्छेद 30 कहता है सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब इसमें साफ साफ कहा गया है कोई अल्पसंख्यक वर्ग है जहाँ पर बहुत कम लोग उस संख्या में हैं, लेकिन वो अपनी रुचि की शिक्षा, अपने मन की शिक्षा, अपनी संस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। राज्य शिक्षा संस्थाओं को सरकारी सहायता देने में इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में अन्य शिक्षा संस्थाओं में कोई भेद नहीं करेगा। मतलब राज्य क्या करेगा, इस तरीके की कोई भी भेदभाव इन सारी चीज़ों में नहीं करेगा। तो ये पूरा एक वीडियो था जो मैंने आर्टिकल 21 से लेकर आपको आर्टिकल 30 तक बताया, और इस बारे में पूरा आपको डिटेल में बताने की, एग्जाम के तौर पर जितना समेटने की मैं कोशिश कर सकती थी मैंने किया। फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके से इसमें बातें बताई गई हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही सारा डिस्कस कर लिया है। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।